अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज 12 रुपीज़, कि अगर 12 क्विंटल लगेज या 12 क्विंटल सामान का किराया 18 किलोमीटर के लिए 12 रुपये हो। ये क्विंटल किसको कहते हैं? ये वज़न की एक इकाई है, वेट का यूनिट है। 100 kg मिलके एक क्विंटल बनाते हैं। ठीक हो गया। बहरहाल हमें इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये वज़न की इकाई है, बस। ठीक हो गया। तो हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो फिर 9 क्विंटल्स का 20 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, ये हमने मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक ये क्विंटल, ठीक है, और एक डिस्टेंस आ रहा है किलोमीटर में, और एक ये फेयर आ रहा है रुपीज़ में। 3 चीज़ें आ रही हैं। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ के दरमियान देखना है कि कौन सी प्रोपोर्शंस आ रही हैं, क्या डायरेक्ट आ रही हैं, इनवर्स आ रही हैं, या दोनों मिक्स आ रही हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए पहले इन तीनों की वैल्यूज़ हम लिखते हैं। ठीक है। अब देखें, हमने मालूम क्या करना है, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज, कि कितना किराया चार्ज होगा। तो हमने चूंकि किराया या रुपीज़ मालूम करने हैं तो इसको हमने एक्स के इक्वल रखना है। जो भी चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसको हम एक्स के इक्वल रखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में मैंने लिखा है लेट द फेयर इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, कि जो फेयर है वो एक्स के इक्वल है। अब ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेशो की सूरत में। तो देखिए, मैंने फेयर लिखा है, ये रुपीज़ में, मैंने ब्रैकेट में रुपीज़ लिख दिया। जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हम पहले कॉलम में रखते होते हैं। ठीक हो गया। अगर बाद में भी रखें तो वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन पहले कॉलम में रखें तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्विंटल लिख दिया और उसके बाद किलोमीटर लिख दिया। तो अब देखें, 12 क्विंटल है, ठीक है, और इनका डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर के लिए, यहाँ पर 18 आ जाएगा। कितना किराया है 12 रुपीज़ है। ठीक है, ये तो हमने पहली लाइन की इंफॉर्मेशन लिख दी। उसके बाद दूसरी लाइन के लिए है हाउ मच फेयर, हमने किराया मालूम करना है, इसको हमने एक्स के इक्वल रखा है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे एक्स रुपीज़। ठीक हो गया। क्विंटल कितने हैं, 9 क्विंटल है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 9 रेशो, और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 9 क्विंटल्स का 20 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, ये हमने मालूम करना है। तो अब देखें, इसमें नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि ये जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं इसके साथ हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग कंपेयर करना है, और ये देखना है कि ये वैल्यूज़ इस वैल्यू के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एरो मार्क्स पुट करते होते हैं। तो देखें, यहाँ पर x आ रहा होता है, वहाँ पर मैंने आपको कहा है कि आप बिला सोचे समझे आंखें बंद करके अप एरो पुट कर लिया करेंगे। ठीक है, ये एरो किस लिए पुट करते हैं या इसकी डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हम एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। अब हम ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखें, अगर क्विंटल की तादाद बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि वज़न बढ़ जाएगा। जब वज़न बढ़ जाएगा तो किराया भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्विंटल की तादाद कम कर दें, यानी कि वज़न कम कर दें, तो फिर किराया भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूँ कि हम हमेशा अप एरो पुट करेंगे। ठीक हो गया। हम डाउन एरो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने यही करना है कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ आएंगी हमने अप एरो ही पुट करना है। ठीक हो गया। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर करते हैं इस एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, फेयर के साथ किलोमीटर को कंपेयर करते हैं। देखें, अगर किलोमीटर बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो किराया भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर किलोमीटर कम हो जाएंगे तो किराया भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम अप एरो यहाँ पर भी पुट कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमने एरोस पुट कर ली। अब ये एरोस किस लिए पुट करते होते हैं, देखें, अभी हमने ये जो हमारे पास रेशो की सूरत में ये आ रही हैं वैल्यूज़, इनको अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की सूरत में लिखना है। तो उसके लिए हम ये एरो की डायरेक्शन को देखते होते हैं। जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वाली वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x/12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9/12। ठीक है, वहां पर मैंने 9 को ऊपर रखा क्योंकि एरो की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। इसी तरह इनटू ये आ जाएगा 20/18।
ठीक है। तो इसलिए ये जो है, अगर ये हमारी एरो की डायरेक्शन सही सिम्त में ना हो तो फिर हमारी ये वाली वैल्यू सही नहीं आएंगी। ठीक है, हम सही नहीं पुट करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ये एरो की डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। x को मैं एक तरफ रखता हूँ और ये 12 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो 12 यहाँ पर x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले मैं ये दोनों वैल्यूज लिखता हूँ। ये आ जाएगा 9/12 इंटू 20/18 इंटू ये वाला 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये 12 1 द 12 ये डिडक्ट हो गए। उसके बाद ये 9 1 द 9 और 9 18 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 20 पे डिवाइड होगा 10 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास फिर x की वैल्यू क्या आ गई, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 10 आ जाएगी। ठीक है, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, रुपया या रुपीस के इक्वल रखा था, तो यहां पर मैं लिखूंगा ₹10। ठीक है, ये हमारे पास फेयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई इन 12 डेज, कि अगर 14 मिस्त्री 12 दिनों में 12 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हों, हाउ मैनी masons विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर हाई इन 7 डेज। तो फिर 7 दिनों में अगर हम 120 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहें तो उसके लिए कितने मिस्त्री हमें चाहिए होंगे। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो देखें, ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, मेसन, ठीक है, और मीटर्स और डेज, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। तो हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है या दोनों मिक्स आ रही हैं। तो हम इन तीनों की पहले वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें, हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी मैसन, के नंबर ऑफ मैसन हमने मालूम करना है। तो जो वैल्यू हम मालूम करते हैं उसको हम x के इक्वल रखते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ मैसन इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इन तीनों की हम वैल्यूज लिखते हैं रेशियोज की फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया मैसन, मीटर्स और डेज, तीनों को मैंने रेशो की फॉर्म में लिख दिया। मैसन्स की चूंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम पहले कॉलम में रखते होते हैं। इसको आप बाद में भी रख सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए इसको हमने पहले कॉलम में रखा है। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। अब देखें, मैं वैल्यूज लिखता हूँ। 14 मैसन्स हैं, ठीक है, रेशो कितनी मीटर वॉल है, 12 मीटर वॉल ये बनाते हैं 12 डेज में। ठीक है, ये हमने पहली लाइन फिल कर ली। दूसरी लाइन के लिए है, अब नंबर ऑफ मैसन हमने मालूम करना है, तो इसको हमने x के इक्वल रखा है। यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा x। मीटर्स कितने हैं, अब 120 मीटर्स हो गए। ठीक है, 120 मीटर ऊंची दीवार बनानी है और कितने दिनों में, 7 दिनों में। तो हमें इसके लिए कितने मिस्त्री चाहिए ये हमने मालूम करना है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब दूसरे नंबर पे हम इन वैल्यूज़ को, ये जो दो वैल्यूज़ हैं मीटर और डेज, इनको हम कंपेयर करेंगे इस x वाली वैल्यूज़ के साथ और देखेंगे कि ये इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही है। हमने ये दोनों वैल्यू अलग-अलग इसके साथ कंपेयर करनी है। ठीक हो गया, उसके लिए हम एरो मार्क पुट करेंगे। तो देखें, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूँ कि जहाँ पर x आए वहाँ पर आपने एरो मार्क हमेशा अप डायरेक्शन में उसको पुट करना है, अप एरो पुट करना है, यानी कि एरो की डायरेक्शन आपने नीचे से ऊपर रखनी है। ठीक हो गया, ये एरो किस लिए पुट करते हैं या डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है ये भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद हमने अब मीटर को कंपेयर करते हैं मैसन के साथ। इस डेज को फिलहाल आप भूल जाएं। ठीक है, तो देखें, अगर मिस्त्रियों की तादाद बढ़ा दें तो वो ज़्यादा ऊंची दीवार बना सकेंगे। ठीक है, यानी कि जो मीटर हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर मिस्त्रियों की तादाद कम कर दें तो वो फिर कम ऊंची दीवार बना पाएंगे। ठीक है, तो जो मीटर्स की तादाद है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको बताया कि हम हमेशा अप एरो पुट करते हैं। ठीक है, हम डाउन एरो भी पुट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए यही करना है कि जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर हम अप एरो ही पुट करेंगे। ठीक हो गया, अब डेज को कंपेयर करते हैं मैसन्स के साथ। तो देखें, अगर मिस्त्रियों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो काम जल्दी ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है कि कम दिन लगेंगे। और अगर मिस्त्रियों की तादाद कम हो तो वो काम ख़त्म करने में टाइम लगाएंगे, इसका मतलब है कि ज़्यादा दिन लगेंगे। मतलब ये हो गया कि जब एक वैल्यू कम हो रही है
तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, और अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर फिर कौन सी प्रोपोर्शन आएगी? यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगी, यानी कि तनासुब माकूस आ जाएगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमेशा मैंने आपको बताया कि हम डाउन एरो पुट करेंगे। ठीक हो गया? तो ये हमने एरो साइन या एरो मार्क पुट कर लिया। ठीक है, ये एरो किस लिए पुट करते हैं और ये क्यों, इनकी डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? देखें, अभी हमने ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हमने अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, बटा की सूरत में लिखना होता है। तो उसके लिए हम एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वाली वैल्यू हम ऊपर रखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर वो वाली वैल्यू नीचे रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए हमने जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वाली वैल्यू हमने ऊपर रखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा x/14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120/12 इंटू, ये आ जाएगा, अब यहाँ पर 12 ऊपर आएगा क्योंकि एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो 12/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारी ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। तो इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x मैं एक तरफ रखता हूँ और इस 14 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। ये 14 यहाँ x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12/7 और इंटू 14 हो जाएगा। तो अब देखें, ये 7 1 द 7 और 7 2 द 14 हो जाता है। ठीक है, और ये 12 1 द 12 और 12 1 द 12 ये डिडक्ट हो जाएंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 120 इंटू 1 इंटू 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 120 को 1 से मल्टीप्लाई करें 120 हो जाएगा, 120 से को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा 240। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x को हमने किसके इक्वल रखा था? मैसन या मिस्त्री के इक्वल रखा था। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे मैसन्स। ठीक है, ये हमारे पास मिस्त्रियों की तादाद आ गई कि अगर हम चाहते हैं कि 120 मीटर ऊंची दीवार 7 दिनों में कंप्लीट हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें 240 मिस्त्रियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मशीन प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज, के 15 मशीनें 360 स्वेटर्स 6 दिनों में बनाती हैं। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, तो इन 15 मशीनों में से 3 मशीनें खराब हो जाती हैं। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज बाय द रिमेनिंग मशीन, तो जो पीछे मशीनें रह गई, 15 में से 3 खराब हो गई तो पीछे 12 रह गई, तो वो जो 12 मशीनें हैं वो 10 दिनों में कितने स्वेटर उनसे फिर बनाए जा सकेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्वेटर मालूम करना है। ठीक है, अब देखें, ये क्वेश्चन भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, मशीन है, स्वेटर्स हैं और डेज हैं। तो इन तीनों में हम देखेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है, या दोनों प्रोपोर्शन मिक्स आ रही हैं। तो उसके लिए हम इन तीनों की वैल्यूज पहले लिखेंगे। ठीक है, अब देखें, हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी स्वेटर्स, यानी कि स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसको हम x के इक्वल रखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू x, इसको मैंने x के इक्वल रख दिया। अब मैं ये तीनों रेशो की फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, और फिर इनकी वैल्यूज लिखता हूं। तो देखें, मैंने पहले स्वेटर्स लिख दिया क्योंकि स्वेटर्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसको मैंने पहले कॉलम में रख दिया। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर ये बाद में भी आप लिख लें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर पहले कॉलम में रखते हैं जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक हो गया, तो मैंने स्वेटर्स लिख दिए, मशीन और डेज। अब देखें, 360 स्वेटर्स बन रही हैं कितनी मशीनों के साथ? 15 मशीन्स के साथ, और कितने दिनों में? 6 दिनों में। ठीक है, इसके बाद हमने नंबर ऑफ स्वेटर्स मालूम करने हैं, इसको हमने x के इक्वल रखा है, तो यहां पर तो पुट कर लेंगे हम x रेशो। मशीन कितनी रह गई? मशीन 15 में से 3 खराब हो गई, तो पीछे हमारे पास 12 मशीन रह गई। ठीक है, और रेशो नंबर ऑफ डेज अब कितने हो गए? 10 हो गए, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 10। ठीक है, यानी कि हमने 12 मशीन 10 दिनों में कितनी स्वेटर्स बनाएंगी। ठीक है, हमने ये मालूम करना है। तो अब देखें, ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब अच्छा जी, ये हमने वैल्यूज लिख दी हैं। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं, इन x की वैल्यूज के साथ इन दोनों वैल्यूज को हम अलग-अलग कंपेयर करेंगे, और ये देखेंगे कि ये वैल्यूज इस x वाली वैल्यू के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही है। ठीक है, उसके लिए हम एरो मार्क पुट करेंगे। तो यहाँ पर x आ रहा है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी x आ रहा हो, ठीक है, जहां पर x आएगा वहां पर हम अप एरो पुट करेंगे, एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे हम पुट कर दिया करेंगे। ठीक हो गया, और
अब ये मशीन्स को कंपेयर करते हैं स्वेटर्स के साथ, तो देखें अगर हम मशीनों की तादाद बढ़ा दें तो ज़्यादा स्वेटर्स बनेंगी, मशीनों की तादाद कम कर दें तो कम स्वेटर्स बनेंगी। यानी कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन हो गई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम हमेशा अप एरो से इंडिकेट करते हैं, इसके लिए हम अप एरो डालते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने मशीन्स को कंपेयर कर लिया स्वेटर्स के साथ। अब डेज को कंपेयर करें तो देखें अगर हम नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें, हम फर्ज करते हैं मशीनें उतनी हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें तो ज़्यादा स्वेटर तैयार होंगी, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ डेज कम कर दें तो कम स्वेटर तैयार होंगी। यहाँ पर भी यही है कि जब एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी कम हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर है ज़्यादा दिनों में ज़्यादा स्वेटर्स बनेंगी, कम दिनों में कम स्वेटर्स बनेंगी। तो ये भी फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा हम अप एरो पुट करेंगे, एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। यहाँ पर बस एक चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखें ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए अप एरो ही यूज़ करें, हम डाउन एरो भी यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली हमने ये वैल्यूज़ की डायरेक्शन को देखना होता है, लेकिन चूंकि ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ये इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड है और हमने कोई एक मेथड लेके चलना होता है, ठीक है। तो हमने यही करना है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज देखेंगे, वहाँ पर अप एरो पुट करेंगे, यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पर हम डाउन एरो पुट करेंगे। अब ये हमने एरोस पुट कर लिए। ये एरोस हम किस लिए पुट करते हैं और इनकी डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? देखें ये हमने जो वैल्यूज लिखी है अब इनको हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि बटा की सूरत में लिखना होता है। तो उसके लिए हम ये एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वाली वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं लिखूंगा x/360 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12/15, क्योंकि एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो 12 को मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है, इनटू ये आ जाएगा 10/6, ठीक है। तो अगर ये हमारी एरो की डायरेक्शन सही ना हो तो फिर यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमारी सही नहीं बनती और हमारा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ये एरो की डायरेक्शन सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए 360 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 360 यहाँ x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, यह आ गया 12/15 इंटू 10/6 इंटू 360, ठीक है। तो अब देखें ये 6 हो जाएगा और 6 36 हो जाता है और ये 0 साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये 15 हो जाता है और 15 यहाँ पर डिवाइड होगा 60 पे 4 टाइम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 12 इंटू 10 इंटू 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x इज इक्वल टू 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाता है, ठीक है, और 120 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 1 4, 480 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 480 आ गई। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा 480, और हमने x को किसके इक्वल रखा था? स्वेटर्स के इक्वल रखा था, तो इसके साथ मैं लिख लूंगा स्वेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 दिनों में 12 मशीनों से फिर कितनी स्वेटर्स तैयार होंगी? 480 स्वेटर्स तैयार हो सकेंगी, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp, के एक कैंप में 1440 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक मौजूद थी। How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1/2 time? तो अब हम ये चाहते हैं कि वो जो 32 दिन की खुराक थी वो अब 40 दिन चले और खुराक की मिकदार भी बढ़ाना चाह रहे हैं कि वो 1 से बढ़ा के 1.5 करना चाह रहे हैं, 1/2 टाइम करना चाह रहे हैं। अब वो कोई पैकेट था या बॉक्स था जो भी था उसको 1 से बढ़ा के 1.5 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जाहिर है देखें तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा दिए और खुराक की मिकदार भी बढ़ा दी। तो अब वो जो 32 दिन की खुराक थी वो अब इन 1440 आदमियों को पूरी नहीं होगी। कुछ आदमियों को यहाँ से जाना पड़ेगा, कुछ आदमी कम करना पड़ेंगे, तभी वो खुराक उन आदमियों को पूरी हो सकेगी उस कैंप में। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम खुराक की मिकदार बढ़ा दें, 1 से 1.5 कर दें और इसको 40 दिन के लिए करें तो ये खुराक कितने आदमियों के लिए काफ़ी होगी। हमने नंबर ऑफ मैन मालूम करने जिनके लिए खुराक काफ़ी होगी, ठीक है, ये मिकदार जब हम बढ़ा दें और इतने दिन हम कर दें, ठीक है। तो हमारे पास फिर उन आदमियों की तादाद जब आ जाएगी जिनके लिए ये खुराक 40 दिन के लिए काफ़ी होगी, ठीक है, तो हम वो वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो तादाद आ जाएगी जिन आदमियों को जाना पड़ेगा कैंप से, ठीक हो गया। तो अब देखें ये भी बेसिकली कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक मैन है,
एक फूड है और एक डेज है। हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। और हमने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मैन, आदमियों की तादाद मालूम करनी है जिनके लिए वो खुराक 40 दिन के लिए काफ़ी होगी और खुराक की मिकदार 1 से बढ़ा के 1.5 कर दी गई है। तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हम x के इक्वल रखते हैं। तो मैंने लिखा है लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने इन तीनों की वैल्यूज लिखनी है और देखना है कि इनमें कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, तो मैंने मैन रेशो फूड रेशो डेज लिख दिया। अब मैन, नंबर ऑफ मैन चूंकि हमने मालूम करने, आदमी की तादाद मालूम करनी है, तो मैंने पहला कॉलम मैन का रख लिया। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर ये बाद में भी लिख ले हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन शुरू में रखेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखें 1440 मैन के लिए जो खुराक है वो कितने दिन काफ़ी है, 32 दिन। मैं ये अभी फूड वाला कॉलम फिल करता हूँ। डेज हो गए 32। ठीक हो गया। अब अच्छा, आप देखें हम यहाँ पर फूड की वैल्यू किस तरह पुट करेंगे। हमें ये क्वेश्चन में हिंट दिया गया, इशारा दिया गया है। द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1। ठीक है, कि जो पहली वाली वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, यानी कि शुरू में उन आदमियों को एक बॉक्स या एक पैकेट दिया जाना था, बाद में उसको बढ़ा के 1 होल 1/2 टाइम कर दिया गया। तो ये 1 होल 1/2 टाइम को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि द सेकंड एलिमेंट फूड इज 3/2। जो दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे हम ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फूड को शुरू में 1 से बढ़ा के 1.5 कर दिया गया था, तो यहां पर तो हम पुट करेंगे 1। ठीक है, और अब दूसरी लाइन में पहले मैं वैल्यूज लिखता हूं। देखें मैन, हमें नंबर ऑफ मैन हमने मालूम करनी है, तो यहां पर मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। और फूड की वैल्यू यहां पर अब क्या आएगी, 3/2 आएगी, जो 1.5 कर दी गई। ठीक है, 1.5 पैकेट है या 1.5 बॉक्स है जो भी है। ठीक है, तो यहां पर हम 3/2 कर देंगे। ठीक है, ये हमें एंड में बताया गया कि जो यही हमें इशारे में बताया गया था कि फर्स्ट एलिमेंट फूड या पहली वाली वैल्यू आप 1 पुट करेंगे एंड द सेकंड एलिमेंट फूड जो दूसरी वाली वैल्यू वो आप 3/2 पुट करेंगे। ठीक हो गया। और रेशो, उसके बाद डेज कितने हो गए, डेज 40 हो गए। ठीक है, 32 से बढ़ा के 40 कर दिए गए। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट हमने देखना होता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें इन दोनों वैल्यूज़ को, फूड को और डेज को हम अलग-अलग कंपेयर करेंगे इस मैन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ रहा है, एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग कंपेयर करना है और ये देखना है कि इनका इन वैल्यूज़ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है ये वाली वैल्यूज़ या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही हैं। उसके लिए हम एरो मार्क पुट करते होते हैं। तो देखें यहाँ पर एक्स आता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने बिला सोचे समझे आंखें बंद करके बस आप एरो पुट कर देना है। ठीक है, एरो की डायरेक्शन ऊपर रखनी है। और अब फूड को कंपेयर करते हैं मैन के साथ। अगर हम चाहते हैं कि कुछ खास दिनों के लिए खुराक की मिकदार बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो फिर हमें आदमियों की तादाद कम करना पड़ेगी। और अगर हम चाहते हैं कि कुछ खास दिनों के लिए खुराक की तादाद कम कर दी जाए तो फिर हम आदमियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, जब एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वैल्यूज जा रही हैं तो फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गई, तनासुब माकूस हो गई। तो इसको हम डाउन एरो से शो करते हैं। ठीक हो गया। और अब अगर हम डेज को कंपेयर करें तो देखें अगर हमारे पास एक खास मिकदार में खुराक हो और वो खुराक हम अगर चाहें कि ज़्यादा दिनों के लिए चलें तो फिर हमें आदमियों को कम करना पड़ेगा। और अगर वो खास मिकदार में खुराक हम कहते हैं कम दिनों के लिए चले तो फिर हमें आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी यही केस हो गया कि नंबर ऑफ डेज बढ़ा रहे हैं तो आदमियों को कम करना पड़ रहा है और नंबर ऑफ डेज को कम कर रहे हैं तो आदमियों को बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम हमेशा डाउन एरो यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूं कि ये जरूरी नहीं होता कि इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम डाउन एरो ही यूज करें या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए अप एरो ही यूज करें। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं और हमें कोई एक मेथड लेके चलना होता है। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए ही करना है कि जहां पर x आएगा वहां पर अप एरो पुट करेंगे, जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर डाउन एरो पुट करेंगे और जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर हमेशा हम अप एरो ही पुट करेंगे। अब ये एरो क्यों डालते हैं, उनकी डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको नेक्स्ट हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, बटा की सूरत में लिखना होता है। तो उसके लिए हम ये एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिस तरफ से एरो स्टार्ट होता है वो वाली वैल्यू हम फ्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाय 1440। ठीक है, क्योंकि एरो यहां से ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो x को मैंने ऊपर लिख दिया। इसको हमने लिखना है तो देखिए ये 1 ऊपर आएगा 3/2 नीचे आएगा। तो इसको हम इस तरह तो नहीं लिख सकते 1/3/2 इस तरह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ये जो फ्रैक्शन होती है इसका क्या मतलब होता है कि इस नंबर पे ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक हो गया, ये हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 32
ओवर 40। अब वहां पर मैंने 32 को ऊपर रख दिया क्योंकि एरो ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1440 इज इक्वल टू, ये आ गया 1। और इस डिवीजन का साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो ये जो फ्रैक्शन आ रही है इसको उलट कर लेंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और इनटू ये आ जाएगा 32 ओवर 40। ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम एक तरफ रखते हैं और ये 1440 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो पहले मैं वैल्यूज लिख लूँ। ये आ जाएगा 1 इंटू 2 ओवर 3 इंटू 32 ओवर 40। अब ये 1440 जो है दूसरी तरफ जाके इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है x के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू 1440। ठीक है, अब ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये 4 1 द 4 हो जाता है और 4 8 द 32 हो जाएगा और ये 3 1 द 3 होगा। और यहाँ पर हम 3 को अगर डिवाइड करें, 14 पे 3 डिवाइड होता है 4 टाइम, 2 कैरी आएगा, इस 4 से मिलेगा 24 आ जाएगा। तो 3 8 द 24 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, ये 1 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 48। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, 16 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 48 इंटू 16, 6 इंटू 8 48। ठीक है, हम 8 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 6 इंटू 4 24 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 28। और ये 148 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। इसको प्लस करें तो ये आ गया 8 और 8 प्लस 8 16, 6 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 4 6 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 768। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और x को हमने किसके इक्वल रखा था, मैन के इक्वल रखा था, तो यहां पर मैं लिखूंगा मैन। यानी कि ये हमारे पास उन आदमियों की तादाद आ गई वो जो खास मिकदार में खुराक है वो 40 दिनों के लिए काफ़ी होगी। जब हम खुराक की मिकदार भी बढ़ा दें, एक बॉक्स या एक पैकेट से 1.5 पैकेट या 1.5 बॉक्स कर दें। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वो तादाद आ गई आदमियों की जिनके लिए वो खुराक काफ़ी होगी 40 दिनों के लिए। तो इसका मतलब है कि फिर कितने आदमियों को जाना पड़ेगा इन 1440 में से। तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये 1440 में से 768 को हम माइनस करेंगे। तो मैं लिखूंगा मैन लेफ्ट कि कितने आदमियों को कैंप से जाना पड़ा। ठीक है, तो शुरू में कितने आए थे, 1440 आए थे। और कितने आदमियों के लिए वो खुराक काफ़ी होगी, 768 के लिए ये खुराक काफ़ी होगी 40 दिनों के लिए। ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 672, यानी कि 672 आदमियों को जाना पड़ेगा कैंप से। तभी पीछे हमारे पास ये आदमी रह जाते हैं जिनके लिए वो खुराक काफ़ी होगी 40 दिनों के लिए। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 men कैन असेंबल 400 साइकिल इन 8 days। कि अगर 8 दिनों में 10 आदमी 400 साइकिलें तैयार कर सकते हो, उनको असेंबल कर सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी साइकिल विल 5 men असेंबल इफ दे वर्क फॉर 16 days। तो फिर 5 आदमी 16 दिनों में कितनी साइकिल असेंबल कर सकेंगे, कितनी साइकिलें तैयार कर सकेंगे। हमने नंबर ऑफ साइकिल मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब देखें, ये क्वेश्चन भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें हैं, मैन है, साइकिल है और डेज है। हम इन तीनों में देखते हैं कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, तो हम इन तीनों के वैल्यूज पहले लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी साइकिल्स की तादाद हमने मालूम करनी है। तो जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम x के इक्वल रखते होते हैं। तो मैंने इसको सोल्यूशन में लिखा है लेट द नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हमने x के इक्वल रख दिया। अब मैंने ये तीनों चीज़ें लिख दी हैं, साइकिल, मैन और डेज। ठीक है, ये तीनों मैंने इनको रेशो की फॉर्म में लिख दिया। साइकिल की वैल्यू चूंकि मैंने मालूम करनी है तो उसको मैंने पहले कॉलम में रख दिया। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर इसको हम बाद में भी रख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर इसको पहले कॉलम में रखेंगे, जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है, अगर उसको हम पहले कॉलम में रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, अब मैं वैल्यू लिखता हूँ। देखें, मैन कितने हैं 10 और कितनी साइकिलें तैयार कर रहे हैं 400 रेशो, और कितने दिनों में 8 डेज में, तो रेशो 8 आ गया।
ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब नेक्स्ट वैल्यूज हम पुट करते हैं। हाउ मैनी साइकिल, साइकिल की तादाद में मालूम करनी है, इसको हमने x की इक्वल रखा है तो यहाँ पर पुट करूंगा x रेशो मैन अब कितने हो गए 5 हो गए तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 5 और डेज कितने हो गए अब 16 हो गए। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि ये जो x की वैल्यू आ रही है साइकिल, इसके साथ हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग कंपेयर करना है और ये देखना है कि इनमें कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, उसके लिए हम एरो मार्क पुट करते हैं। यहाँ पर तो हम एरो मार्क जो है अप एरो पुट करेंगे, यानी कि एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x आए, x के लिए हमने बिला सोचे समझे बस अप एरो पुट कर देना है। ठीक है, ये मैं आपको पिछले सारे क्वेश्चन में बताता रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मैन और साइकिल में कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। देखें, अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो वो ज़्यादा साइकिलें तैयार कर सकेंगे और अगर आदमियों की तादाद कम कर दी जाए तो फिर कम साइकिलें तैयार कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई, तनासुब रास्त है, तो इसके लिए हम अप एरो हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डेज है। देखें, अगर हम नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें तो ज़्यादा साइकिलें बनेगी, अगर नंबर ऑफ डेज कम कर दें तो कम साइकिलें बनेगी। इसका भी मतलब ये हो गया कि जब एक वैल्यू बढ़ी है दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यहाँ पर भी हम अप एरो ही पुट करेंगे। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पर एरोस पुट कर लिए। अब ये अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम अप एरो पुट करें और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए डाउन एरो ही पुट करें, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं और हमें कोई एक मेथड लेके चलना होता है तभी हम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमने यही करना है, जहाँ पर एक्स आएगा वहां पर अप एरो पुट करेंगे, जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू आएंगी वहां पर भी हम अप एरो पुट करेंगे और जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी यानी कि तनासुब माकूस की वैल्यू आएगी तो फिर हम डाउन एरो, एरो की डायरेक्शन नीचे वाली साइड पर रखेंगे। ये हमने बस अपने जहन में रखना है। ठीक है, अब ये एरोज हम किस लिए पुट करते हैं और इनकी डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है। देखें, नेक्स्ट हमने ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि बटा की सूरत में लिखना होता है। तो उसके लिए हम एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिधर से एरो स्टार्ट होता है वो वाली वैल्यू हम ऊपर रखते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहूं तो ये आएगा x ओवर 400। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 ओवर 10। इसमें मैंने 5 को ऊपर रख दिया क्योंकि एरो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसी तरह इनटू ये आ जाएगा 16 ओवर 8। तो अगर हम ये एरो सही डायरेक्शन में पुट नहीं करेंगे तो फिर हम ये वैल्यूज गलत लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को मैं एक तरफ रखता हूँ और ये 400 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। 400 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस पर दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ, ये आ जाएगा 5 ओवर 10 इंटू 16 ओवर 8 और इंटू ये आ जाएगा 400। तो अब देखें, ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, ये 8 1 दा 8 हो जाता है और 8 5 दा 40 हो जाता है। तो अब हमारे पास 5 इंटू 16 इंटू 5 ये वैल्यूज रहेगी। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाता है और 25 को अब 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 25 इंटू 16। मल्टीप्लाई करें, 6 5 दा 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी में चला गया, 6 2 दा 12 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 15 और ये 125 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आएगा। इसको सम कर देते हैं, 0 5 प्लस 5 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 3 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 400। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 400 और x को हमने किसके इक्वल रखा था, साइकिल्स के इक्वल रखा था, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे इसके साथ साइकिल्स। ठीक है, तो अब देखें, इसका मतलब ये हो गया कि 5 आदमी 16 दिनों में फिर कितनी साइकिलें तैयार कर पाएंगे, 400 साइकिल्स वो तैयार कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।